are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading section 2 of your history book, Livelihoods, Economies and Societies. And in the previous video, we had studied about the why deforestation. Deforestation क्यों होता है, इस क्यों किया गया, इसको हमने पढ़ा. Now today we will read about the rise of commercial forestry. अब commercial forestry क्या थी, इसका क्यों यूज़ किया गया, किस तरह से यूज़ किया गया, इसको देखते हैं. So let's start. The British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest, and hence invited German expert Dietrich Brandes as first Inspector General of Forest in India. Brandes set up the Indian Forest Service in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. The Imperial Forest Research Institute was set up in Dehradun in 1906. Scientific forestry was taught there. In the scientific forestry system, forests with different kind of trees were replaced by plantations. Forest management plans were made by forest officials. They planned how much of the forest had to be cut and how much had to be replanted. अब कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री की शुरुआत किस तरह से हुई, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पहले तो लोगों को एनकरेज किया कि वो जो है कच्चे माल के लिए जो है प्रोडक्शन करें, और फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि जो ट्रीज़ हैं वो धरती से समाप्त होते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट है वो समाप्त होते जा रहे हैं. लोकल जो पीपल थे वो भी चिंतित होने लगे और ब्रिटिशर्स भी, लोकल जो पीपल थे वो भी चिंतित होने लगे और ब्रिटिशर्स भी चिंतित होने लगे कि इस तरह से जो ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इनको कैसे रोका जाए. तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उसके लिए अवेयर हुए और फिर उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट जो थे उनको इनवाइट किया. उनका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस, जो कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे फॉरेस्ट के लिए इंडिया में. और ब्रैंडिस जो थे उन्होंने फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की 1864 में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी बनाया 1865 में. इसके बाद देहरादून में 1904 में उन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी करवाई. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, सिखाया जाता था कि किस तरह से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जाए और डिफरेंट काइंड्स के जो ट्रीज़ हैं उनको उनको किस तरह से उनका प्लांटेशन किया जाए और किस तरह से किस ट्री को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, किस ट्री को और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है. इस तरह का कैलकुलेशन करके उन्होंने ये सारा सिस्टम उन्होंने जमाया. इसके बाद द फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू अ फॉरेस्ट एक्ट जो था उसने फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया कि 3 कैटेगरीज में. एक तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड तीसरा विलेज फॉरेस्ट. 3 तरह की कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया फॉरेस्ट को, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या थे, दीज वर द बेस्ट फॉरेस्ट, विलेजर्स कुड नॉट एंटर दीज फॉरेस्ट. अब उन्होंने रिजर्व्ड फॉरेस्ट में डिवाइड कर दिया था कि ये फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट थे जहाँ पर जो विलेजर्स थे वो एंटर नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ विलेजर्स भी करते थे कुकिंग के लिए, लकड़ियों को यूज़ करना और भी दूसरी चीज़ों के लिए लकड़ियों का यूज़ करना, तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया. फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में विलेजर्स कुड नॉट टेक वुड फॉर फ्यूल एंड हाउस बिल्डिंग फ्रॉम हियर. अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट थे वो एंटर तो कर सकते थे, लेकिन वहाँ से वो फ्यूल के लिए लकड़ियों को नहीं ले जा सकते थे, मीन्स लकड़ियों को नहीं काट सकते, चाहे घर बनाने के लिए हो चाहे जलाने के लिए हो. इसके बाद विलेज फॉरेस्ट जो थे, वो विलेज फॉरेस्ट भी वही फॉरेस्ट थे कि विलेजर्स उनमें जा सकते थे, जो भी है अगर जो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं उनको बीन सकते थे, फ्रूट्स वगैरह ला सकते थे, मेडिसिनल जो भी चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं और भी चीज़ें हैं वो ला सकते थे, लेकिन उनको कट नहीं कर सकते थे जलाने के लिए या फिर फर्नीचर के लिए.
नाउ फॉरेस्ट रूल्स एंड कल्टीवेशन, अब इसमें फॉरेस्ट रूल्स और कल्टीवेशन जो था वो किस तरह से था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर वॉज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। द कॉलोनियल फॉरेस्टर्स डिड नॉट फेवर दिस सिस्टम एज इट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। In addition, the forest officials saw in it the danger of fire and also that no trees could grow on this kind of land. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता था कि जो ज़मीन है एक जगह पर जंगलों को साफ़ करके जला करके वो फिर वहाँ पर ज़मीन में खेती की जाती थी, और ये ज़्यादातर देखा जाता था एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। इसके बाद जो था वो दूसरे एरिया में ले जा कर के जब वहाँ से एक दो फसल ले ली जाती तो फिर दूसरे शिफ्ट कर दिया जाता दूसरे इलाके में, और वहाँ पर इसी प्रोसेस से फिर खेती की जाती और भी दूसरा एग्रीकल्चर किया जाता। तो जो कॉलोनियल फॉरेस्टर्स थे वो इस सिस्टम के फेवर में नहीं थे, और गवर्नमेंट भी जो थी वो इन तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाती थी टैक्सेस को, उसे बहुत डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में वो बदलते रहते थे। और उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि यह फायर का बहुत डेंजर हो जाता है इस तरह की एग्रीकल्चर से, और जो ट्रीज़ हैं वो फिर उस स्थान पर ग्रो नहीं कर पाते। वो जो लैंड है वो कई सालों के लिए फिर वहाँ पर बंजर हो जाती है, और वहाँ पर दूसरे तरह के किसी भी तरह के पेड़ फिर नहीं हो पाते हैं। हंटिंग एंड फॉरेस्ट लॉ, फिर उसके बाद हंटिंग एंड फॉरेस्ट लॉ लाया गया। द फॉरेस्ट लॉ फॉरबेड द विलेजर्स फ्रॉम हंटिंग इन द फॉरेस्ट बट एनकरेज्ड हंटिंग एज अ बिग स्पोर्ट। दे फेल्ट दैट द वाइल्ड एनिमल्स वर सीवेज, वाइल्ड एंड प्रिमिटिव just like the Indian society, and that it was their duty to civilize them. फॉरेस्ट लॉ के द्वारा जो विलेजर्स थे उनको हंटिंग से वंचित किया गया। बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से हंटिंग करते थे तो उनको बैन किया गया, लेकिन हंटिंग को सपोर्ट मिला किस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह थे उसके लिए। फिर उसके बाद जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको वाइल्ड एनिमल्स को खतरा होने लगा, उनके जीवन, उनकी प्रजातियाँ समाप्त होने लगी, और पहले और बाद के समय में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया उनकी जनसंख्या में, एनिमल्स की जनसंख्या में। तो फिर इंडियन सोसाइटी जैसे कि थी उसमें जो हंटिंग को बैन किया गया, और लोगों को ये ड्यूटी समझाई गई कि जो ये एनिमल है इनको भी धरती पर रहना चाहिए। न्यू ट्रेड एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन इन ट्रेड एज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टुक कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल द Mundruchu peoples of the Brazilian Amazon. With the colonial influences, trade was completely regulated by the government. Many large European trading firms were given the sole right to trade in forest products of a particulate area. Many pastoral communities lost their means of livelihood. New opportunities of work did not always mean improved well-being for the people. अब बहुत सारे ऐसे ट्रेड थे जो कि गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल करने लगी। बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स थी जो कि पर्टिकुलर एरिया में की जाने लगी। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनका ट्रेड किया जाने लगा, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी वो अपने लिवलीहुड के लिए परेशान होने लगी, वो उन जीवन यापन करने में उनको दिक्कत होने लगी। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ही लाए, कई बार उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आ जाता है। तो चिल्ड्रन, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। यहाँ तक आप लिख लें। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।